गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम एसएस का 9th क्लास में हमारा जो लेसन था हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन इसको कर रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से रशिया में अक्टूबर के बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ, उस रिवॉल्यूशन के बाद जो है रशिया के अंदर तीन मेन ग्रुप जो है, थ्री मेन ग्रुप्स जो हैं वो सामने आए। वो तीन ग्रुप कौन कौन से थे? तो वो थे आपके बेटा बोल्शेविक्स यानी जो रेड ग्रुप जिसे हम कहते हैं। एक दूसरा जो था आपका सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो ग्रीन में था, और प्रो जारिस्ट यानी जो जार के जो समर्थक थे वो व्हाइट ग्रुप के अंदर आते हैं। अब क्या हुआ कि अक्टूबर के बाद आपको पता है कि जो रशिया के अंदर इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शन में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको जो है मेजोरिटी नहीं मिली, और इसके बाद उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसको भंग कर दिया। और जो है मेन रूप से जो बोल्शेविक्स थे यानी जो लेनिन के जो समर्थक थे वो रेड थे। अब वहां पर रशिया के अंदर सिविल वार जो है, सिविल वार जो था ये स्टार्ट हो चुका था। अब ये सिविल वार क्या था, यानी जिसमें तीनों ही मेजर जो ग्रुप थे जो रशिया के अंदर बने हुए थे, बोल्शेविक जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे यानी जो समाजवादी आंदोलनकारी थे, और प्रो जारिस्ट जो थे यानी जार के जो समर्थक थे। क्योंकि जो जार निकोलस सेकंड थे उनका शासन वहां पर रशिया के अंदर समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था, इसीलिए थे कि भाई सिविल वार जो है ये क्या था। तो ये हमने बताया मेजर रूप से जो तीन ग्रुप थे उनके बारे में। तो एक बार देख लीजिए आपका कि व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब बोल्शेविक पार्टी ने दोबारा से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कही, तो द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेकअप, कि रशिया की जो आर्मी थी वो ब्रेकअप हो गई, और सोल्जर्स मोस्टली पेशेंट विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसर्ट, यानी सेना छोड़ने लगे वो लोग घर जाने के लिए, क्योंकि उनको ये लगा कि वहां जाएंगे तो उनको जमीन वहां पर मिलेगी, और इसीलिए वो लोग सेना को छोड़कर घर जाने लगे। ठीक है, तो ये तो भाई आपका वैसे हो गया था जिसमें हमने, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। थोड़ा सा जो रह रहा था ये पहले वाला पैराग्राफ हुआ था, बाकी नहीं हुआ था, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि नॉन बोल्शेविक जो सोवियत थे लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी कंडमेंडेड द बोल्शेविक अपराइजिंग, ये बोल्शेविक का जो विद्रोह हुआ ये इसकी निंदा करने लगे, और देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया, और इनके जो लीडर थे वो साउथ रशिया की तरफ चले गए, एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक, यानी जो रेड थे उनसे ये लोग युद्ध करने लगे। ड्यूरिंग 1918 एंड 99, मतलब 18 और 19 में द ग्रीन यानी जो सोवियत रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, एंड द व्हाइट जो व्हाइट थे प्रो जारिस्ट जो थे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, यानी इन दोनों ने मोस्टली रशिया के एम्पायर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया था। तो दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, लेकिन जैसे ही फ्रांस जो है, फ्रेंच का इनको समर्थन मिला, अमेरिका का मिला, अमेरिकन ब्रिटिश जापानीज ट्रूप्स, ऑल दोज फैक्टर्स हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, और बाकी वो सभी जो चिंतित थी रशिया के अंदर सोशलिज्म बढ़ने से, इन सभी के समर्थन मिलने के साथ ही एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फोर्ट ए सिविल वार, इस तरह से इन सभी के बीच में एक सिविल वार स्टार्ट हुआ। लूटिंग हुई यानी सभी आपस में लूट रहे हैं, ब्लैंडिंग हो रही है, और जो है डकैती वगैरह हो रही है, और उसी समय में भुखमरी जो थी ये भी कॉमन देखने को वहां पर मिला। तो सपोर्टर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो सपोर्ट करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए अमंग वाइट्स,
टुक हार्ड स्टेप, इन्होंने कठिन जो हार्ड स्टेप्स थे वो उठाए, विद अ पेशेंट, पेशेंट के साथ बुरी तरह से इन्होंने व्यवहार किया, हु हैज सेज लैंड, जिसके बाद इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, और सच एक्शंस लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, और इनसे काफी ज्यादा लॉस जो है उठाना पड़ा जो नॉन बोल्शेविक के जो सपोर्टर थे। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, और जल्दी ही जो बोल्शेविक थे यानी जो रेड वाले थे, इन्होंने क्या कर दिया, रशिया के ऊपर अपना एम्पायर पर अपना अधिकार कर लिया। तो दे सक्सेसेड ड्यू टू द cooperation and with the non-Russian nationalists and the Muslim Yazidis, और ये मुस्लिम जदीदी और नॉन रशियन नेशनलिस्ट की कोऑपरेशन के साथ हुआ। तो कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ डन, और जो कोऑपरेशन था ये वहां पर वर्क नहीं कर पाया जहां पर रशियन कॉलोनीज जो थी, उपनिवेश जो थे रह रहे थे, वो बोल्शेविक की तरफ टर्न कर गए। इन खेवा इन सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कंसिस्ट ब्रूटली मेजर्स लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, और किस तरह से वहां पर सोशलिज्म के नाम पर इन लोगों के साथ काफी कत्लेआम जो है वो हुआ। इन दिस सिचुएशन, और ऐसी स्थिति के अंदर मैनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, काफी लोग इस बात से परेशान हुए कि भाई वास्तव में जो बोल्शेविक है वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो रिमाइंडिंग दिस, आंशिक रूप से जो इसके बाद हुआ, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट, यानी जो मोस्टली जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे वर गिवन क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922। इसके बाद रशियन बोल्शेविक जो है वो यूएसएसआर है, ये क्या है, तो देखिए एक बार, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर जिसे कहा जाता है भाई यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो आपका यूएसएसआर है इसका मतलब होता है बेटा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। यू से यूनियन बनेगा, ऑफ एस सोवियत,
एस आपका सोशलिस्ट और आर से बनेगा रिपब्लिक। इस तरह से रशिया के अंदर यूएसएसआर की फॉर्मेशन हुई और जो है ये हुई थी भाई आपकी दिसंबर 1922 में। कब हुई थी? दिसंबर 1922 में। किसकी हुई थी फॉर्मेशन? यूएसएसआर की। ठीक है, उसके बाद आता है कि मोस्ट नोन रशियन autonomy in the Soviet, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. उसके बाद आता है मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी कि किस तरह से रशिया के अंदर जो है सोशलिस्ट सोसाइटी थी वो बनी थी, सोशलिस्ट सोसाइटी। तो देखिए इसमें सबसे मेजर पॉइंट में जो आपका आता है प्रोसेस, a process of centralized planning was introduced। सबसे पहले वहां पर एक प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया लाई गई ऑफ सेंट्रलाइज, जिसमें सभी शक्तियों को क्या कर दिया गया? केंद्रित किया गया। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग जो थी वो सबसे पहले वहां पर इंट्रोड्यूस हुई। उसके बाद दूसरा जो इसमें हुआ, ऑफिशियल्स वर्क ऑन हाउ द इकोनॉमी विल वर्क। यहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स वर्क ऑन, इस पर काम कर रहे थे, हाउ कि किस तरह से द इकोनॉमी विल वर्क, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह से वर्क करेगी। एंड सेट टारगेट फॉर ए 5 ईयर पीरियड। देखिए एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, पंचवर्षीय जो योजना होती है, उसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को किस तरह से हमें बढ़ाना है, उसके लिए एक टारगेट सेट किया गया कि वहां पर रशिया में 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर पीरियड रखा गया, यानी हर 5 साल के बाद इकोनॉमी के ऊपर एक जो है टारगेट रखा गया कि हमें इस पीरियड में ये चीजें अचीव करनी है। तो काफी प्रयास इसके लिए किए गए। तो हर 5वें साल जो है ये टारगेट रखा गया कि हम हर 5 साल के बाद नया प्लान जो है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए करेंगे कि किस तरह से यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट रहेगा कि भाई ऑन दिस बेसिस, और इसी बेस पर, ऑन दिस बेसिस दे मेड ए 5 ईयर प्लान, यानी इसी बेस पर उन्होंने 5 ईयर प्लान जो है वो बनाने शुरू किए। उसके बाद क्या हुआ? द गवर्नमेंट फिक्स, द गवर्नमेंट all prices to promote to
प्रोडक्शन इंक्रीज, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफी इसके अंदर इंक्रीज हुआ। तो इसमें सबसे पहले हमारा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होगा इससे इंक्रीज, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, 1929 से 1933 की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हुआ। दूसरा इसमें नाउ फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, न्यू फैक्ट्री, न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग। इसके बाद एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड। उसके बाद branches established in factories for the children, for the children's। उसके बाद लास्ट इसमें हुआ कि चीफ पब्लिक हेल्थ केयर वाज प्रोवाइडेड। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे पहले जो सेंट्रलाइज प्लानिंग बनाई गई थी इकोनॉमिक ग्रोथ को अब करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो बेटा ये सारे पॉइंट आपके इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला इसके अंदर क्या कहा गया है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज की, सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज थी वहां की, तो इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन था उसे क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। तो पहला जो 5 ईयर प्लान जो था 1929 से 33, तो उसमें ये कहा गया है कि इंडक्शन जो इंडस्ट्रीज हैं उनका प्रोडक्शन सबसे पहले इंक्रीज होगा। उसके बाद नई नई जो फैक्ट्रीज हैं, न्यू फैक्ट्री सिटीज केम इनटू बीइंग, मतलब इससे पहले रशिया के अंदर जो मेन रूप से फैक्ट्रीज हुआ करती थी वो दो ही सिटीज में हुआ करती थी। पहली सेंट पीटर्सबर्ग जिसे बाद में पेट्रोग्रेड का नाम दिया गया, और दूसरा मॉस्को। दो ही शहर थे जहां पर सिटीज के अंदर फैक्ट्रीज जो है वो डेवलप की गई थी। लेकिन अब रशिया के अंदर क्योंकि प्लानिंग बन चुकी थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेंट्रलाइज, तो इसीलिए नई नई जो फैक्ट्रीज हैं वो सिटीज नए नए शहरों के अंदर जो है काफी सारी फैक्ट्रियां जो है वो बन चुकी थी। और इसीलिए एंड एक्सटेंड स्कूलिंग सिस्टम, साथ ही साथ इनके जो है स्कूलिंग जो सिस्टम है वो भी एक्सटेंड किया गया। के बाद आता है क्रेसिस जो है, यानी जो इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क करने वाले जो लेबर होते हैं उनके बच्चे जो स्कूलिंग जो शिक्षा लेते हैं उसे क्रेसिस कहा जाता है। तो कंडीशन जो थी वो किस तरीके की थी ये तो आपको पता ही है कि बहुत ही पुअर
मैग्नीटोगोरिक। The construction of a steel plant was achieved इसके बाद आएगा workers lived hard lives and the in the first मिला। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद क्या हुआ रशिया के अंदर, अब रशिया के जो लोग थे उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने वाली थी। क्यों होने वाली थी? क्यों? स्टालिन, ठीक है, कौन थे भाई? वो थे स्टालिन, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो बोल्शेविक के नए लीडर आए हैं जिनका नाम था स्टालिन, ठीक है। तो अब हम स्टालिनिज्म और जो कलेक्टिवेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्टालिनिज्म यानी जो स्टालिन का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड कलेक्टिविजेशन, पहले एग्रीकल्चर रिफॉर्मर यानी एग्रीकल्चर के जो रिफॉर्मर्स थे इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले जो रिफॉर्म किए गए एग्रीकल्चरल, उसके बाद देखिए भाई सबसे पहले इसमें कलेक्टिविज्म ऑफ एग्रीकल्चर का क्या नाम मतलब होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई गांव है और इस गांव के अंदर जो जमीन है, सपोज ये एक किसान के पास है ये जमीन का टुकड़ा, ये वाली जमीन किसी दूसरे के पास है, ये जमीन किसी के पास है। इस तरीके से आप जो है इसके छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े जो है वो देखने को आपको मिलेंगे जमीन के जो टुकड़े हैं।
वो किसी के पास छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, किसी के पास बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। मतलब तो जो स्टालिन था उसका क्या मानना था कि भाई जो ये वर्कर हैं जिनके पास जमीन का छोटा छोटा टुकड़ा है ना, या फिर जो बड़े हैं वहां पर आप मशीनों की हेल्प से आराम से प्रोडक्शन कर सकते हैं या बाकी चीजें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जमीन है, ये 2 के पास ही है, तो यहाँ पर आप आराम से अपना काम जो है वो कर सकते हैं, प्रोडक्शन का काम। तो जो स्टालिन थे उनका मानना था, भाई स्टालिन जो थे उनका क्या मानना था, स्टालिन का मानना था कि ये जो छोटी छोटी जो जमीन जो दे रखी है लोगों को, इसका क्या करना चाहिए, हमें इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। मतलब ये जमीन जो है इसका क्या कर देंगे हम, इसका कलेक्टिवलाइजेशन जो है वो कर देंगे। वो कलेक्टिवलाइजेशन कैसे होगा कि ये सारी जमीन हम किसी मतलब एक साथ इकट्ठी कर ले, और इस या फिर हम ये माने ये पूरी जमीन को हमने एक साथ क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, है ना। अब इसमें कोई जो छोटे छोटे जो वर्ग है उनको वहां से रिमूव कर दिया कि भैया आप यहाँ खेती करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर जो खेती होगी वो मशीनों की हेल्प से होगी, तो आराम से आप प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब देखिए ये किया तो इसलिए किया गया था कि सब लोग यहाँ मिलके जो है खेती करेंगे और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, जिससे कलेक्टिविजेशन जो है इसका नाम दिया गया। तो ये एग्रीकल्चर में सुधार करने की बातें कही गई थी स्टालिन के द्वारा। अब ऐसा करने के लिए जब कहा, लोगों से जब जमीन वहां से उन्होंने छीन कर इकट्ठा करना शुरू किया कि भाई हम जमीन का क्या करेंगे, कलेक्टिवाइजेशन जो है ये करेंगे, तो इससे वहां की जनता हो गई नाराज, है ना। और वो सभी किसके खिलाफ हो गए, स्टालिन के खिलाफ हो गए। इसके अलावा स्टालिन ने एक और चीज की थी कि भाई फिक्स कर दिए कि आपने कोई भी प्रोडक्शन किया तो उस प्रोडक्शन का जो दाम है वो फिक्स कर दिया जाएगा। अब इस बात से भी जो पेसेंट थे रशिया के, वो स्टालिन से हो गए नाराज और स्टालिन के खिलाफ किस तरह से वो वर्क करेंगे, क्योंकि ये जो कलेक्टिवाइजेशन जो स्टालिन ने रखा कि भाई हम एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कलेक्टिव करनी पड़ेगी जमीन को, तो ये बात रशिया के किसानों को पसंद नहीं आई। अब वो सभी भाई भारत के किसानों की तरह थोड़ी होते हैं कि आप जैसा करना चाहे कह सकते हैं कि जनता पे जितना अत्याचार आप कर सकते हैं करिए, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा। रशिया के जो लोग हैं वो किसी भी तरह का ऐसा जो ऑपरेशन है वो सहन नहीं करते, और यही कारण है कि जल्दी ही लोग स्टालिन के भी खिलाफ हो गए। ठीक है, तो मतलब रशिया के अंदर अभी भी सोशलिज्म स्थापित नहीं हो पाया था। अभी भी जो बातें सोशलिज्म से संबंधित रशिया के अंदर कही जा रही है वो वहां पर स्थापित नहीं हो पा रही है। तो देखिए आगे इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि by 1927 to 28 the town in Soviet Russia faced an acute problem of grain supply। कि सबसे पहले रशिया जो है, क्योंकि उस समय में भुखमरी काफी फैली हुई है, तो मतलब रशिया जो है वो ग्रेन दूसरे देशों में सप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो ये भी एक बड़ी समस्या थी टाउन्स के अंदर, और ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी रशिया की सोवियत को। दूसरा इसमें बताया गया है कि द गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। मतलब मैंने भी जैसे आपको बताया कि जो भी चीज है वो गुड्स जो है कि आपने गेहूं का दाम फिक्स कर दिया 10 रुपए, मतलब आप ग्रेन नहीं देंगे, चाहे वो हमारे घर में चढ़ जाए, हम 10 रुपए में आपको नहीं देंगे। मतलब 10 रुपए नहीं, मैंने एग्जांपल दिया है कि 10 रुपए जैसे फिक्स कर दिया, तो ऐसे ही उन्होंने हर चीज के दाम क्या कर दिए, फिक्स कर दिए स्टालिन ने। तो इन्होंने कहा था गवर्नमेंट फिक्स प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, जिसमें अनाज उसी रेट में बेचना पड़ेगा, उससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हैं। तो द पेशेंट रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइस। तो इस प्राइस के ऊपर जो पेशेंट थे रशिया के अंदर, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको ये नहीं बेचेंगे, ग्रेन नहीं देंगे। हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, और इस पार्टी को हेड कौन कर रहा है, लेनिन की डेथ के बाद वो कर रहा है भाई स्टालिन। कौन कर रहा है, स्टालिन। इंट्रोड्यूस फ्रीम इमरजेंसी मेजर्स,
और क्योंकि वहां के किसानों ने क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको क्या नहीं देंगे, जो ग्रेन है वो नहीं बेचेंगे। अब इस बात से जो स्टालिन है वो क्या हो गया, नाराज हो गया, है ना, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आएगी कि उन्होंने जो बातें कही लोग उसके विरोध में जा रहे हैं। अब वो क्या करेगा, तो उसने ये कहा कि believed such peasant and trader in the countryside were holding stock in the hope of higher price। अब जो थे कुछ लोग जो थे, जो रिच पेशेंट थे या जो ट्रेडर थे, उन्होंने देश के अंदर ही क्या कर लिया, जमाखोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि अब ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब इन चीजों के दाम बढ़ जाएंगे तब हम अपना स्टॉक का माल निकाल लेंगे। तो रिप्रोडक्शन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिकेटेड, यानी इस तरह से जो सप्लाई थी वो एक तरीके से बंद हो गई। काफी ठग काम जो है वो रशिया के अंदर देखने को मिल रहा था। इसके बाद अडोप्टेड मेजर्स, क्या क्या मेजर्स चलाए गए स्टालिन के द्वारा रशिया के अंदर। तो पहला इसमें आता है कि पार्टी मेंबर्स टर्न द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया। सबसे पहले जो पार्टी के जो मेंबर्स थे ये कहां पर गए, ये वहां गए जहां अनाज पैदा होता था, और प्रोड्यूसिंग एरियाज के अंदर गए और सुपरवाइज एंड इनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस, और उन्होंने किसानों पर दबाव बनाया कि भाई आप अपना अनाज क्या करें, बेचे। ये दबाव बनाने के लिए किसने कहा, स्टालिन ने। उसके बाद रेडेड कुलाज एंड सजेस्टेड कलेक्टिवाइज फॉर्म्स। उसके बाद जो है कुलाज जो है वो, और सजेस्टेड कल्टिवाइज फॉर्म जो है वो बनाए गए। और आर्ग्यू ग्रेन स्टोरेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। और उसके बाद इन्होंने इस बात पर आर्ग्यू किया कि भाई जो छोटे छोटे खेत हैं, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग है, उनको मिला दिया जाए, यानी कलेक्टिव चीजें जो की गई हैं उनके बारे में कहा गया। तो एक्समिनेशन ऑफ कुलाज नेसेसरी एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। कुलाज क्या है, यानी जिसमें जो छोटे छोटे जो किसान हैं उनकी जमीन लेकर बड़े किसानों को दे देना, ठीक है, ताकि वो लोग जो है किसी भी तरीके से उनके ऊपर जो है उनका विरोध ना कर पाए और वो उनको जो है जमीन उनसे ले लें। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए कुलाज जो है ये क्या है, नेम फॉर वेल टू डू पीस एंड, यानी किसान जो है जो जिस तरीके से अपने आप को रखना चाहते थे, जिस तरीके से ये है कलेक्टिव करने की जो बात कही गई उसे कोलाज कहा गया। कलेक्टिव फॉर्म यानी जिसमें ज्यादा जो आउटपुट जो है उसके लिए छोटी छोटी जमीन को कलेक्टिव कर लिया गया, जिसे कोलाज कहा गया। और जो कोलाज जो है यानी जिसमें जमीन को इकट्ठा किया गया, जो छोटी छोटी जमीन थी, ताकि जो आउटपुट निकले वो ज्यादा निकले, इसके लिए स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब इस तरह से जो स्टालिन है उन्होंने किस तरह से जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, कलेक्टिवाइज जो है वो क्या है, जमीन जो है उनको एक साथ इकट्ठा कर लेना, जो कोलाज है उनको अलग अलग से, ताकि आउटपुट बाहर ज्यादा निकले। तो उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम स्टालिन के द्वारा चलाए गए। तो इसमें सबसे पहले आता है कि फोर्स ऑल पीसेंट टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फॉर्म्स, कि सबसे पहले जो किसान है उनको फोर्स किया गया कि भाई वो उनके पास जो फर्म है, जो जमीन है, उनका कलेक्शन हम करेंगे तो वो जमीन आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा कोलाज प्रॉफिट वाज शेयर्ड, की कोलाज के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा वो शेयर किया जाएगा सभी के साथ। Angries peace and restricted the authorize and destroy their livestock। अब क्या हुआ देखो, रशिया के जो किसान थे उन्होंने मना कर दिया ग्रेन देने से स्टालिन को। अब स्टालिन ने इनको फोर्स किया कि भैया आपको अनाज जो है वो बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब इस बात से किसान हो गए नाराज। अब इन्होंने जबरदस्ती इनके ऊपर की कि आपको देना ही पड़ेगा। तो किसानों ने क्या किया, इनके पास जितने भी जानवर वगैरह थे, लाइफ स्टॉक थे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया, उनको खत्म कर दिया। किस लिए, ताकि स्टालिन को कुछ भी ना मिले, क्योंकि
पेशेंट जो थे कि गुस्से में थे और इन्होंने ये कहा कि हम आपको किसी भी कीमत पे कुछ नहीं मिलने देंगे, तो इसीलिए इन्होंने इसके विरोध में अपने ही जानवरों को मार दिया। उसके बाद in 1929 and 31 number of cattle fell by 1/3, मतलब वहां पर कैटल्स की जो संख्या थी वो 1/3 तक कम हो चुकी थी। तो those who arrested collectivization were slowly punished, यानी जो मेन रूप से कलेक्टिवलाइजेशन कर रहे थे उनको पनिशमेंट दी गई। many were to adopted, यानी उनको जिन्होंने डिपोर्ट कर दिया उनको देश से बाहर निकाल। स्टालिन कहाँ कम था, स्टालिन ने भी अब इनके खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया। जब इन्होंने ये कहा कि हम आपको अपने जानवर तक नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो ये गुस्से में आ गया और इसने क्या कर दिया, जो किसान थे इनको या तो देश निकाल दे दिया, डिपोर्ट कर दिया, या फिर इनको जेल वगैरह के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो स्टालिन को collectivization's production did not increase immediately. Bad harvest lead to one of the most devastating famines in Soviet history when over 4 million dies. यानी अब क्या हुआ कि भाई वहां पर एक बहुत ही बड़ी भुखमरी की हालत जो हुई बैड हार्वेस्ट कंडीशन के कारण। ऐसा माना जाता है कि 1930 से 33 के बीच में 4 मिलियन जो लोग थे वो मारे गए इस वजह से। अब देखिए किस तरह से इसकी स्टालिन जो है उसकी आलोचना हुई, किस तरह से आगे चीजें हुई। तो स्टालिन्स ओन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज्ड द कल्टिवलाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन की आलोचना कर रही थी कि आप Stalin and his sympathizers charged these criticized with contemporary against socialism, यानी यहाँ पर स्टालिन ने अपने जो समर्थक थे उनके साथ उन लोगों के ऊपर चार्ज किया जो इनके अगेंस्ट में थे या सोशलिज्म के अगेंस्ट में थे। Accumulations were made, उसके बाद accumulations जो है वो बनाए गए और by 1939 over 2 million were in prisons at labor camp, और इसके बाद लगभग 2 मिलियन जो लोग थे वो या तो जेलों में थे या फिर वो लेबर कैंप के अंदर रह रहे थे। इसके बाद a large number were forced to make false confession under torture and were exploited। इसके बाद काफी मात्रा में लोग जो है उनको फोर्स किया गया कि वो झूठी हाँ एक तरीके से हाँ करें इनके लिए कि वो इन चीजों से खुश हैं या इनको बढ़ावा देना चाहते हैं, या फिर उनको अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनको सजा दी गई। उसके बाद किस तरह से ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखने को मिला जो रशिया है वहां पर। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन एंड यूएसएसआर जो है वो आपका लास्ट छोटा सा टॉपिक जो है वो रह गया है। वो क्या है कि इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड, काफी सारी कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनाई गई उस समय में। और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म बाय सोवियत, सोवियत के द्वारा किस तरीके से वहां पर सोशलिज्म जो है बढ़ावा दिया गया। तो यूएसएसआर ने ये प्रोग्राम बनाया कि भाई हम विदेशों के अंदर भी सोशलिज्म को बढ़ाएंगे, और इन्होंने विदेशी लेवल पर दूर तक भी इनको साबित करने की काफी कोशिश की। लेकिन कई देश जैसे ब्रिटेन वगैरह वो इसके समर्थन में आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जो इसको विरोध में भी रहे। ये 1920 के आसपास जो है स्टार्टिंग में थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन बाद में ये जो है लोगों ने इसे पसंद करना बंद कर दिया। और किस तरह से यूएसएसआर की भूमिका रही वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।